हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के पीजीटी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए। मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब के कम्युनिटी ग्रुप में, और मैंने पूछा था कि टीआरई 4 के रिगार्डिंग आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जिससे आप लोगों को टीआरई 4 में हेल्पफुल रहे वो चीज़। तो आप सब ने केमिस्ट्री पर ज़्यादा वोट्स दिए थे, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के सामने ये आज की सीरीज़ लाई हूँ। और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली टीआरई 4 में जो है वो आपकी एक सीट जो है वो पक्की हो जाएगी। अगर आप टीआरई 4 में सिलेक्शन का लक्ष्य रखते हैं तो सिलेबस को पहले क्रिस्टल क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है ना कि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है। टीआरई 4 कभी भी आ सकता है, मे बी जनवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन निकाल दे। तो अगर जनवरी में निकाल देता है तो हमारे पास ओनली दिसंबर से, जनवरी में अगर फॉर्म निकालता है तो फरवरी तक एग्ज़ाम होगा ही होगा। यानी कि दिसंबर से लेके अगर फ़ैब तक हम लोग का टाइम अगर रखते हैं तो यानी ओनली 2 मंथ्स हमारे पास बचे होते हैं। 11th-12th का जो केमिस्ट्री होता है ना, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। जेई लेवल का मेंस और एडवांस लेवल का सिलेबस है, तो इसको पढ़ने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और अगर हम लोग उस तरह से तैयारी करने बैठें अभी के टाइम में टीआरई 4 के रिगार्डिंग, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो हम लोग बस उन्हीं चीज़ों को फोकस करके पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी जो तैयारी है उस लेवल की मैं करवाने की कोशिश करूँगी कि अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटे। यानी उस क्वेश्चन को जो आप हैं वो कर ले जाएं, चाहे कोई भी कीमत हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो वो क्वेश्चन आप कर ले जाएं। बस मेरा यही एम है। इसलिए आप जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का पीजीटी केमिस्ट्री में एलिजिबल हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं इससे भली भांति लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने में ये एक इमेज दिख रहा होगा, ये क्लास 11th का, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे रखा है क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 सिलेबस, जिसमें अभी आपके सामने में दिख रहा होगा केमिस्ट्री 11th क्लास का केमिस्ट्री है। ध्यान से बस आप लोग सुनते रहिएगा। केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2। हम लोग पहले बात करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 की। केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। इसकी जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिसाइड करते हैं और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कहने को तो बहुत सारा टॉपिक है इसमें, जिसको अगर 1 बाय 1 पढ़े तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, है ना। बस जितना टाइम है, बहुत कम टाइम में हम लोगों को एक सॉलिड प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। बस हम लोग उसी पर अब फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका यूनिट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, परसेंटेज कॉम्बिनेशन एंड स्टियोकेमिस्ट्री एंड स्टियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बिना स्किप किए हुए बस ध्यान से सुनते रहिए, आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिलेबस ही नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे
मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो दो चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला है तो बहुत चीज़, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, बहुत कुछ, लेकिन हम लोग बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे यूनिट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपकी, वो है पहला डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद से रदरफोर्ड्स मॉडल, साथ में बोर्स मॉडल। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम और एटॉमिक मॉडल्स, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो एग्ज़ाम के व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पेरियोडिक टेबल ना एक अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है। अगर इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने चले तो मिनिमम 3 से 4 मंथ जो है वो लग जाएंगे पूरा पेरियोडिक टेबल को ख़त्म होने में। लेकिन मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि हम लोग बस उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इसमें एस एंड पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और सबसे ज़रूरी बात कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरियोडिक टेबल जो है, अंडरस्टैंडिंग आपकी पेरियोडिक टेबल की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरियोडिक टेबल वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत जानना ज़रूरी है। और इसमें हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सारे जो एलिमेंट्स के नेम है, नेम ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हम लोग याद करेंगे। साथ ही हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जानेंगे और प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं वो जानेंगे कि किस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है। साथ ही एस पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक को साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एस पी ब्लॉक इसमें दिया हुआ है, एस एंड पी ब्लॉक है ना, एस पी डी एफ ब्लॉक, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक्स का आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने ले रखा है डी एंड एफ ब्लॉक का भी पार्ट 2 में चर्चा किया गया है। तो हम लोग जब पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो जो पार्ट 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक का पेरियोडिक टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम लोग साथ में ही कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेरियोडिक टेबल की जो हमारी तैयारी है वो किस लेवल की होगी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 4 का। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, पेरियोडिक टेबल से जो है आपकी मिनिमम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछे गए हैं TRD 1, 2 एंड 3 में। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट के, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जेई मेंस लेवल का, लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BSc-PR थ्योरी जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। और जब हम डीप में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग उन चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बस सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स जेई मेंस का सिलेबस है, 11th का तो पार्ट है, लेकिन इसका बहुत वास्ट यूज़ होता है जेई मेन और एडवांस के प्रिपरेशन में। हमारे लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ।
ठीक है। उसके बाद इसके जो PYQ हैं, PYQ के क्वेश्चन अगर आप उल्टा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के पूछे गए हैं। साथ ही ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये 100% एग्ज़ाम में पूछा गया है। इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, रिएक्शन इंथैल्पी पूछा गया है। डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 6 इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे होता है और बैकवर्ड कैसे होता है और कैसे पहचानेंगे हम लोग कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है कि क्या है, ठीक है। केपी के बारे में पढ़ेंगे, केसी के बारे में पढ़ेंगे, केपी केसी का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो कोशेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो रेशियो कोशेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। चलिए, अब नेक्स्ट, हालांकि बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन मे बी अगर पूछ ले तो हम लोग इसको भी कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन भी हम लोग ढंग से कर सके, ठीक है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स तो केमिस्ट्री का एक मेन पार्ट है, तो इसका तो चर्चा होता ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो होंगी कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग सीखेंगे, है ना। कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इसमें पार्ट 1 में जो दिया गया है 11th के पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सिर्फ ट्रेलर है। क्या है? ये सिर्फ एक ट्रेलर है। इसका जो मेन फिल्म है वो आपको ऑर्गेनिक 12th का जो पार्ट 2 है उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कशन कर देती हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस मैकेनिज़्म आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, ये 11th में फाउंडेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमाइन, उसके बाद से कीटोन, हॉफमैन, उसके बाद से एल्डिहाइड, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म, उसके बाद से ये रहा आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें IUPAC नेम और नॉमेनक्लेचर चीज़ें जो है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है वो TRE में पूछे जाते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। मैक्सिमम कभी कभी तो 4 से 5 भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये रहा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्काइन और अल्केन्स, ये आपके इम्पोर्टेंट है। अल्कीन, अल्काइन और अल्केन्स। एरोमेटिसिटी क्या होता है, कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये था आपका 11th क्लास का जो टोटल सिलेबस है BPSC TRE 4 के रिगार्डिंग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर ढंग से तैयारी करें तो मिनिमम 11th का पढ़ने में कम से कम 1 साल जो है आपके, डेफिनेटली 1 ईयर जो है आपके वो लग ही जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और लेकिन सिलेबस सारा हमें कवर करना है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 2 का जो 12th का केमिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। ये आपके सामने में बुक का मैंने प्रिंट आउट लिया है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करोगी अपनी, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी तो आप लोग 11th की जो ये बुक है ये ऐसे कवर में आपको मिलेगी। ये कवर में आपको मिलेगी 11th की बुक, और ये 12th की बुक है। तो ये बुक दोनों आप ज़रूर ख़रीद लेना।
अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए अब हम लोग पार्ट 1 की बात करें अगर, तो 12th में पार्ट 1 में है पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे आपके टीआरई में 80 क्वेश्चन में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी कि ये एक वास्ट सिलेबस है टीआरई 4 का, और इसके आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं ऑर्गेनिक का, तो आप डेफिनेटली अपने 30 क्वेश्चन जो है 100% अपने टीआरई 4 के एग्ज़ाम में पक्के कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एक बेसिक रीढ़ की हड्डी है किसी भी केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के लिए। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, साथ में एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे। सेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल से रिलेटेड, तो उन्हें भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा यूनिट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में जैसे इसमें आप कुछ लॉ पढ़ेंगे, जैसे हेनरी लॉ, इसमें एक आता है इम्पॉर्टेंट हेनरी लॉ, दूसरा आता है रॉल्ट्स लॉ, तीसरा आता है वैंडरवाल इक्वेशन, है ना। उसके बाद आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सारी चीज़ें, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। रियल गैसेज, है ना, आइडियल गैसेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सॉल्यूशन का टॉपिक है, लगभग हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आप टीआरई के PYQ देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा यूनिट 3 है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, वो पूछा जाता है बैटरी सेल से। किससे? बैटरी सेल से पूछा जाता है, जिसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और एक क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था कोलरॉच लॉ का, है ना। स्टेट में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है सेल से रिलेटेड, जो कि स्टेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन टीआरई का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, जिसमें ये कोलरॉच लॉ जो है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी हम लोगों से नहीं छूटेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। यूनिट 4 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट में भी पूछा गया था, टीआरई में भी पूछा जाता है ना। इसके जो डेरिवेशन है वो कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पहला कैटेलिसिस। कैटेलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ना स्टेट में पूछता है, टीआरई में पूछता है, कोलाइट से पूछता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट से पूछता है, एमल्सन से पूछता है, और कोलाइट्स अराउंड अस से पूछता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा मेटलर्जी का पार्ट है। क्या है? मेटलर्जी का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओर से, नेम ऑफ ओर से पूछा जाता है। जैसे है ना कि आयरन का ओर होता है ना, मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह के जो ओर हैं, इसके नाम जनरली इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे मोंड प्रोसेस। मोंड प्रोसेस जो निकेल के क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। निकेल का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें मोंड प्रोसेस का यूज़ होता है। एक होता है वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड होता है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट हमारा पी ब्लॉक। मैंने अभी बताया कि जब मैं 11th का पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगी तो उसी में मैं SPD ब्लॉक के जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं विथ ट्रिक हम लोग उसमें कवर करने की उसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है D&F ब्लॉक। वही बात इसमें भी मैं करना चाहूँगी कि हम लोग एक ही साथ इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। मेनली नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 से 4 रिएक्शन आपको ऐसे दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनके नाम बताओ, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद से बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा जाएगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का जो पार्ट 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी बात हम लोग करते हैं। इसमें लगभग आपको 50 से ज़्यादा रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे। नेम रिएक्शन 50 से ज़्यादा नेम रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे TRE हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उससे। लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो है इससे 50 से ऊपर नेम एंड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो यूनिट 10 है हमारा हेलो अल्केन्स, इसमें कुछ नेम रिएक्शन है। जैसे एक इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे काइरलिटी, एक तो काइरलिटी है। दूसरा पढ़ेंगे ऊर्ज रिएक्शन, है ना। ऊर्ज रिएक्शन आपने नाम सुना होगा। हम मान के चलते हैं कि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट है, ठीक है ना, क्योंकि PG आप लोग कर चुके हैं तो आपका जो बेसिक है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। तो हम मान के चल रहे हैं और उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे। एक आप पढ़े होंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, और एक है स्वार्ज रिएक्शन। क्या है? स्वार्ज रिएक्शन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक एक करके जब पढ़ेंगे तो इन सब को एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे, और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि जब मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन है एक है विलियमसन सिंथेसिस। आप लोग जब स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछा है विलियमसन सिंथेसिस से। क्वेश्चन एक पूछा है जिसमें ईथर बनाने का प्रोसेस था। ईथर इसे ईथर बनाया जाता है। विलियमसन सिंथेसिस के प्रोसेस से ईथर बनाया जाता है, और स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती भी की थी। तो एक विलियमसन सिंथेसिस इसमें पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें अल्डोल है, अल्डोल सिंथेसिस, क्रॉस अल्डोल, है ना। उसके बाद से नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप खूब पूछता है ये सब क्वेश्चन। यूजेज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछता है। तो इन सब को भी हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और सारे जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अमाइंस। क्या है? अमाइंस है। अमाइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का मैं यहाँ पे नाम लूँगी। जैसे एक होता है हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना। दूसरा है गटरमैन सिंथेसिस, गटरमैन। तीसरा है सैंडमार रिएक्शन। फोर्थ है गैब्रियल फथैलामाइड। आप लोग स्पेलिंग को थोड़ा वो कर लेना, ठीक है ना। कपलिंग, एक है कपलिंग रिएक्शन। तो ये सारी टॉपिक जो है वो अमाइंस में है,
और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हम लोग इन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, जिससे हमारा क्वेश्चन नहीं छूटे। टॉप नहीं करना है और ना ही फेल करना है, बस इतना पढ़ेंगे कि एक सीट जो है वो हम लोग अपना रिज़र्व कर लें, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बस उतनी ही टॉपिक की चर्चा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको की जाएगी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। इससे जो क्वेश्चन है बहुत भर भर के पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत भर भर के, जैसे कार्बोहाइड्रेट में शुगर पूछेगा, है ना, शुगर, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मैल्टोज, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, साथ में ओलिगोसैकराइड, क्या, ओलिगोसैकराइड, ये सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। अमीनो एसिड्स, है ना, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि आपको एकदम याद ही हो जाएगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये अमीनो एसिड जो है वो आपके टिप पे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा। एंजाइम्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन में एक डीएनए भी है, आरएनए भी है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था स्टेट के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको बायोमोलिक्यूल्स का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर में नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल पॉलीमर में पढ़ेंगे सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एक होता है, बायोडिग्रेडेबल, इसी को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें एक होता है नाइलॉन, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, उसके बाद से पीवीसी, ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जब रबर पढ़ेंगे हम लोग, जब रबर पढ़ेंगे तो रबर में एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर में क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रीन, नेचुरल रबर है ना, आइसोप्रीन क्या है, नेचुरल रबर का यूनिट है। और सिंथेटिक रबर में क्या पढ़ेंगे, ब्यूनास और ब्यूनान, ब्यूनान। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉलीमर की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एग्ज़ाम में पूछा था, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 को जब हीट करते हैं तो कैप्रोलैक्टम बनता है। उल्टा करके पूछा था कि जब कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है। तो ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बना के भी पूछा जाता है जब पॉलीमर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें आपको एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो, उसके बाद से एंटीपायरेटिक ड्रग जो हैं वो, उसके बाद एनाल्जेसिक, है ना, एनाल्जेसिक, एंटी फर्टिलाइजिंग ड्रग जो है वो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट सिलेबस था बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि सिलेबस बहुत है, 11th-12th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मिनिमम 2 साल लग जाता है कंप्लीट होते होते, क्योंकि जेई मेन का सिलेबस है। लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइम, एज आई सेड कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोग बस उसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना छूटे। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें से मैं पहले कौन सा यूनिट स्टार्ट करूं, कौन सा पार्ट स्टार्ट करूं, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगी। और एक चीज़ और कि मैं उन चीज़ों को पहले कवर करूंगी जिसमें आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटता भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी पकड़ है
इन बेसिक्स पे तो आप क्वेश्चन कर ले जाते हो। तो ऐसी ये कुछ टॉपिक हैं जिसे अगर मैं पढ़ाऊँगी और इस तरह से पढ़ाऊँगी आप लोगों को कि क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग मुझे डिसाइड करके ये बताओ कमेंट्स में कि मैं फिजिकल पहले स्टार्ट करूँ कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ या इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप ही के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी और कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स से स्टार्ट करूँगी जो आप लोगों को बर्डन भी नहीं लगेगा और केमिस्ट्री पढ़ने में मेरा यकीन करो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी से लेके BPSC TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा तब तक बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपकी जो तैयारी है BPSC TRE 4 की वो हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ चलती रहे। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और आई होप कि आपको सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या है BPSC TRE 4 का सिलेबस और हम लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो कमेंट्स में बताओ कि पहले मैं क्या स्टार्ट करूँ, ऑर्गेनिक, फिजिकल या इनऑर्गेनिक। थैंक यू।